Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about CTET paper 2 September 2016। तो इससे पहले हम 18 और 19 का तो कर ही चुके हैं। अभी 16 का 17 में हुआ नहीं था तो 16 का है। और पेपर शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसमें काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब शायद क्लियर हो, यहाँ इसी जगह पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बाकी पेपर ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट पेडागोजी से शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट interpretations of its meaning, which of the following is true about them। तो मेरे पढ़ने से आपको शायद समझ में आया हो, फिर भी नहीं आया है तो थोड़ा और जूम करके हिंदी का भी बता देते हैं। वो ऐसा ही आएगा, जूम करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट ठीक नहीं है, इसलिए आगे पेपर ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे प्रॉब्लम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, यानी इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेराइड वेज। यानी दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो कैसा है? तो यह अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एक्टिव एंड सोशल, यानी सक्रिय और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर टू। यानी विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप देखिए और लगाइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें, अधिगम का अनुवीक्षण करें, यानी टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स द स्टूडेंट्स शुड बी इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व। यानी यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो। आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 4th, इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ऐसी चीज़ें हों तो आपके विद्यार्थियों के अंदर समस्या समाधान कौशल विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नोइंग द नेव कंसेप्शन दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम। यानी कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट
लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भी है, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो ये चारों ही प्रभावित करते हैं, चारों ही प्रभावित करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी ए बी सी डी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है मीनिंगफुल लर्निंग इज, यानी सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है। तो सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, यानी आप फोर्थ ऑप्शन है एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, यानी निम्न विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, उपदेश नहीं देना है, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिडैक्टिक मैनर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। तो विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ हमें गलत कथन देखना है, तो ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्राइसली, यानी विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। विकास परिमाणात्मक नहीं है और ना ही इसका ठीक ठीक मेजर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो किसमें हो सकता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वंशानुक्रम और पर्यावरण, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, यानी विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य है कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है पियाजे के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। द स्टेज आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी उनमें उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी और उनके अनुसार कोई भी ऐसी अवस्था नहीं जिसको स्किप किया जा सके या छोड़ा जा सके, छोड़ी नहीं जा सकती, हर अवस्था से होकर बच्चा गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट, यानी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्टेन फिजिकल
प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड्स अपीयरेंस चेंज, यानी कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आप सभी जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना है, या उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस। उनके अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की होती है। रिसर्च कर रहे हैं अभी भी, करीब 11 प्रकार की भी है, लेकिन हमें बुक्स में 9 प्रकार की ही पढ़ाई जा, मतलब इसमें पूछी जाती है, इसलिए बता रहे हैं। तो अब उनके अनुसार बुद्धि है संगीतात्मक। जिसके अंदर संगीतात्मक यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है आपका वायलिन वादक या सिंगर। ठीक है, तो इसमें वायलिन वादक दिया गया है, यानी ए का 4 ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा है भाषिक, भाई जो जिसके अंदर भाषिक बुद्धि है यानी लिंग्विस्टिक है, तो वो कौन होगा? वो हो जाएगा आपका कवि। फिर है अंतर्वैयक्तिक और स्थानिक। अंतर्वैयक्तिक और इंटरपर्सनल वो लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा चिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो दूसरों को समझेगा तभी तो उसकी समस्या समाधान कर पाएगा। फिर है स्थानिक। स्थानिक बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है? तो स्थानिक बुद्धि आपकी स्पेशल थिंकिंग जो होगी, अंत अवस्था, यहाँ इसमें 14 का आपका थर्ड ऑप्शन, यानी ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 5, यानी मूर्तिकार। स्कल्पचर जो होगा उसके अंदर स्थानिक बुद्धि होगी, तभी तो वो मूर्ति का निर्माण कर सकेगा, किस तरह कहाँ से कैसे करना है। जिसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होगी वो मूर्तिकार भी हो सकता है और आर्किटेक्चर भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो दिए हैं आपको सेंटेंस, कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। तो इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो 4th ऑप्शन है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा, यानी कोहलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन अ मेल सैंपल। उन्होंने अपनी अध्ययन के अंदर पुरुषों से ही पूछा, स्त्रियों से नहीं, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर रीजनिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो अधिगम के आकलन को जो उजागर करता है आपका है ऑप्शन नंबर 1, द टीचर असेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी
आकलन करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, यानी बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना ये है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगोत्स्की व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। भाषा के बारे में दोनों ही ने बातें की हैं, लेकिन इसका जो इसमें कथन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पियाजे के अनुसार क्या है और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट्स इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स, यानी पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, भाषा बाद में आती है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, तभी तो भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों के भाषा के बारे में कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लेना अच्छे से कि पियाजे के अनुसार पहले क्या जन्म लेता है बच्चे के अंदर, पहले थॉट सोचते हैं बच्चे, उसके बाद भाषा का विकास होता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है, एटमॉस्फेयर से वो भाषा ही एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद फिर विचार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर arguing with her father for going on a school trip, the grandmother says, why can't you be obedient like a good girl? Who will marry you if you behave like a boy? This statement reflects which of the following, यानी विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में जो रूढ़िबद्ध धारणा है उसकी ओर यह कथन इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट, यानी आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और सी। पहला है ए में क्या है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। और सी है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ए एंड सी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स एंड हेल्प्स द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंग। और सी है असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड स्टडी, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए, राइट टू एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विथ प्रोविजन टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, यानी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड, यानी
जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों तो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक किसे माना जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, यानी समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनकी सही मिलान कीजिए। तो आपके ये विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, आपका ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? यानी समीप दूराभिमुख। तो ये होता है आपका शरीर के केंद्र की ओर, दोनों ठीक से। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यानी आपका जो ए है उसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। समझ भी लेते हैं। समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड्स, यानी दिल से आपका सबसे पहले हार्ट से स्टार्ट होगा, हार्ट से फिर बॉडी के बाहर हाथ पैरों की तरफ जाएगा, फिर फिंगर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। फिर है सिफोलो कॉडल ट्रेंड यानी सिरह पदाभिमुख। तो ये होता है आपका सिर से पैर की ओर, यानी बी का आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। फिर है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, सी का आपका 1 हो जाएगा। फिर है 4th डी अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, यानी किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। तो आपका डी का 3rd हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आराम से देख के समझ के करना है, नहीं तो नंबर तुरंत जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट, यानी संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संज्ञान और संवेग के बारे में आपका जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवेंड एंड इफेक्ट ईच अदर, यानी संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर्स कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, यानी विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, यानी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास वाई, यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो किस तरह से संबोधित कर सकती है? भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। यहाँ ऑप्शन है, आराम से पढ़ना है इस क्वेश्चन को और शांति से करना है। जूम करने से फिर साइड का भी चला जाता है। तो इसका ए भी सही है कि एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, आपका ऑप्शन ए भी सही है। और बी बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, बी भी करेक्ट है। फिर है सी विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, यानी सी। और मानक निर्देश ये आपका नहीं है, तो ए बी सी आपको 4th ऑप्शन में
दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है, तो वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प edges of furniture with cotton and use touch and feel notice award and books. The needs of which category of special learners is she attempting to cater to? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, यानी दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी जिनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो उनसे छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग कर रही है कि छू के फील करके बताओ ये क्या है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट क्रिएटेड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम दैट, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट फेल्यूर इन स्कूल आर करेक्ट, यानी विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका ऑप्शन 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी बी और सी। स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स आर नॉट ऑफर्ड, नहीं 30 का विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, और सी है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक है, तो इसका सी है सही। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, तो सी और डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब दूसरा चलेंगे, जिन्होंने सोशल साइंस लिया है उनके लिए ये पेपर है, और जिन्होंने मैथ लिया है वो यहाँ स्किप करके हिंदी और इंग्लिश में जा सकते हैं। तो अभी हम सोशल साइंस पे चलते हैं। ये सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 31 है You observe that student exhibit prejudices in a social science class. What would be your most appropriate response? यानी आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए, क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ऑन डायमेंशन ऑफ सोशल रियलिटी, यानी सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, थोड़ा सा और ठीक सकता है, इतना अच्छे से नहीं है। From the given measures A, B and C, choose the most appropriate ones for teaching of social and political life, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों A, B, C में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो A में है व्यक्ति अध्ययन, B में है परिभाषाएं, C में है दृश्य सामग्रियाँ। तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में परिभाषाएं नहीं होती हैं, पढ़ाने के लिए ठीक नहीं रहती हैं और ना ही होती हैं, तो आपका ये
ए और सी यानी व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्रियाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंड ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन इन चैप्टर इज, यानी पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो पाठांत प्रश्नों का जो सबसे उपयुक्त उपयोग है वो क्या है? वो है आपका सीखे हुए को समझने में, यानी टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस इन देयर ओन वर्ड्स व्हाट दे हैव लर्नड, यानी कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए होते हैं उनका सबसे उपयुक्त प्रयोग यही होता है उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, एज फॉर कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीडिंग असेसमेंट, यानी सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू इनकरेज स्टूडेंट टू गिव रिस्पॉन्स, यानी विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिस्ट्री विल हेल्प यू, यानी इतिहास आपके लिए सहायक होगा। किस तरह से सहायक होगा? आपके सामने ऑप्शन है कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, या फिर बी है हमारे भौतिक और सामाजिक विकास विश्व की गतिविधि को समझने में, और सी है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो तीनों ऑप्शन में से आपको कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं? तो आपका ए तो सही है, अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व, और बी तो नहीं है, ठीक, सी भी सही है, कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ टीचर wants to assign a project on partition of India based on primary sources. Which of the following is not a primary source? यानी एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो आपके समाचार पत्रों का पूरा लेखागार ये तो आपका प्राइमरी सोर्स ही है, न्यूज़पेपर अचीवर्स ये है, ओरली हिस्ट्री है और ऑटोबायोग्राफी भी है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन ये उपन्यास जो है आपका नहीं है प्राइमरी सोर्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन अ नरेटिव इज गिवन ऑन सिचुएशंस ऑफ टू पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, सो द सोशल साइंस टीचर मस्ट इनकरेज स्टूडेंट टू, यानी जब विभिन्न संदर्भ में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे क्या हो सकें, जिससे वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एग्जामाइन इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू देन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल साइंस इन द अपर प्राइमरी लेवल, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो अपर लेवल की बात हो रही है यहाँ,
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इट स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, यानी यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन वैल्यूज वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी, यानी सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी परस्पर आदर, एक दूसरे का आदर करना, ये मानव मूल्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट रिलायबल एंड फेसिबल, यानी एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी सर्चिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यानी सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कुड बी बेस्ट डेपिक्टेड इन अ पाई डायग्राम, यानी निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जलाशयों का वितरण, ये पाई आरेख के द्वारा ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल इज मोस्ट रिलेवेंट टू टीचिंग और रोटेशन ऑन द ऑफ द अर्थ क्लास 6 लेवल, यानी कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री क्या होगी। तो आप पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ग्लोब सबसे बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसिडर द टू थीम ए एंड बी, चूज द करेक्ट थीम्स टू डिस्कस जेंडर पार्टी, यानी दो विषय ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। तो आपका 44 का आपको चुनना है श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो इसमें से बताना है कि ए और बी दोनों अप्रासंगिक हैं, या फिर केवल ए प्रासंगिक है, या फिर केवल बी प्रासंगिक है। तो आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बोथ ए एंड बी आर रिलेवेंट, ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक लाइक हिस्टोरियंस, यानी विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ये होगी आपकी सोर्स मेथड, यानी ऑप्शन नंबर 1 स्रोत विधि। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, द बेस्ट मेथडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी 2, यानी कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो आपको कारखाना विषय पढ़ाना है तो सबसे उपयोगी विधि होगी आपकी ऑप्शन नंबर 3, ऑर्गेनाइज अ विजिट टू एन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल प्लांट, यानी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना, ताकि वहाँ जाके बच्चे अपने सारे सेंस का यूज करके समझ सकें, चीज़ों को अच्छे से याद रख सकें। चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो याद हो जाती हैं, रटने से याद नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है,
कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट ऑन ऋग्वेदा एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही का उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? तो आपके सामने 3 कथन है। इट इज़ रिटन 3500 years ago. It was composed in Prakriti. It has more than 1000 hymns. यानी यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो आपका सी सही है, यानी इट हैज़ मोर देन 1000 hymns. दिस इज़ द करेक्ट। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, बाकी इसकी रचना प्राकृत में नहीं बल्कि संस्कृत में की गई थी। ठीक है, तो ये आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ ट्रू एंड वी आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज मोनाकी यानी हवाई एंड अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट फाउंड। तो मोनाकी पर्वत है, हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। तो यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है द पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 49 है, विनय पिटक इज अ बुक दैट रिकॉर्ड्स। तो विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बुद्धिस्ट रूल्स, बौद्धों के नियम। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज यानी पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पटवारियों की देखभाल करता है आपका तहसीलदार। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेघालिथ यानी महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। दे वर यूज टू मार्क बुरियल साइट्स। इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स यानी ये जो तरंगें दी हैं उनमें से कौन सी तरंग भूकंपी तरंग नहीं है? तो इसमें जो थर्ड है ना, हार्बर वेव्स यानी पोताश्रय तरंगें, ये आपकी भूकंपी तरंगें नहीं हैं। ये पोताश्रय तरंगें आपकी समुद्र के अंदर आती हैं, ये भूकंपी तरंगें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज एडुसैट यानी एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसैट एक्चुअली एक मानव निर्मित यानी अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, जैसे पृथ्वी की सैटेलाइट चंद्रमा है वैसे ही एडुसैट और भी 2-3 हैं, वो मानव निर्मित भारतीय उपग्रह हैं जिन्हें अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ये जानकारी लेने के लिए, नज़र रखने के लिए आसपास के क्या हो रहा है अदर कंट्री में, और अंतरिक्ष से जानकारी मिलती रहती है इनके द्वारा। फ़ोटो समय समय पर आते रहते हैं ये इस तरह एडुसेट और भी हैं 2-3। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर्स हैज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन दैट आर मेजरली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 बायोस्फीयर यानी जीव मंडल, जिसमें मानव जैसे ही असंख्य जीव पाए जाते हैं।
और इसको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रॉक्स डज डिकन प्लेट्यू ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स फाल। यानी भारत का जो दक्कन पठार है जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी बहिर्वेदी आग्नेय शैल। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज लार्जली रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो यहाँ आपके निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लेट्यू, यानी जो पठार होते हैं उनमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन ये है, इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री। और आपका बी है, द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड बाय रेगुलर इलेक्शंस, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग तो लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। और बी कथन है कि सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो इनमें से आपको सही कथन चुनना है। तो आपका सही कथन इसमें होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी ए और बी दोनों ही आपके सही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ द मुगल चार बाग। तो चार बाग स्थल होती है मुगलों की, निम्नलिखित में कौन सा मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? आपने देखा होगा जितने भी मस्जिद वगैरह होती हैं, कुछ भी होती हैं, उनमें ऐसे चारों कोनों पे वो लगे रहते हैं, तो इसको चार बाग स्टाइल कहते हैं। तो इनमें से कौन सी जो स्थलाकृति है उसमें चार बाग स्टाइल यूज नहीं है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1 कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसमें केवल 2 ही हैं, इसलिए ये चार बाग स्टाइल के अंदर नहीं आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में जो सही कथन है वो है आपका, ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज इट्स ओन लॉ विथ रिगार्ड टू द पंचायत विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन गाइडेंस, यानी संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो इसका ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, द वर्सेस एंड आइडियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचवाणी और बीजक, यानी निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो ये हैं आपके
कबीर जी। इनकी रचनाओं को पंचवाणी और बीजक में संरचित किया गया है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा इज करेक्ट। तो गढ़कटंगा के जो गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो सही कथन है वो है सेकेंड ऑप्शन, इट वॉज अ रिच किंगडम, इट अर्नड वेल्थ बाई ट्रैपिंग द एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स। यानी यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। ये इसके बारे में सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द वॉल रिलीफ फ्रॉम क्लास 15 एलोरा K15 एलोरा विच शोज विष्णु एज नरसिम्हा द मेन लाइन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड। यानी एलोरा की जो गुफा है उसमें 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो ये किस काल की कृति है। तो आपकी ये जो कृति है वो है राष्ट्रकूट पीरियड, यानी राष्ट्रकूट काल की। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ करेक्ट फीचर ऑफ द बार्टर सिस्टम। यानी निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की जो सही विशेषता है वो कौन सी थी। तो बार्टर पद्धति में क्या होता था, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। देखा होगा आपने, पहले इस तरह से व्यापार होता था कि जिसके अनाज उगता है वो अनाज के बदले दूसरा अनाज ले लेते या कुछ और चीज़, जिसके पास जो चीज़ है पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस ऐसे ही एक्सचेंज कर लेते थे। उसको वस्तु विनिमय पद्धति यानी बार्टर सिस्टम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म आर मशरूम रॉक्स फाउंड। यानी निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो आपके जो छत्रक शैल हों वो पाए जाते हैं रेगिस्तान में, यानी डेजर्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 65 है, तो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल इन द 18th सेंचुरी। तो ये था आपका मुर्शिद कुली खान, यानी मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हाँ, एक तरफ आपको वायुमंडल की परतें दी हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी हैं कि कौन सी परत की क्या विशेषता है। तो आप समझ भी लीजिए। क्षोभमंडल का क्या होता है, ये परत मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। ठीक है। दूसरा है समताप मंडल। इसमें क्या है, समताप मंडल में इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है समताप मंडल में, तो इसका थर्ड से मैच हो जाएगा। फिर आपका सी है सेकंड मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं इस परत में आने पर जल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, पृथ्वी तक आते आते वो जल चुके होते हैं या बहुत ही छोटे रह जाते हैं, नहीं तो बहुत नुकसान हो यदि ऐसे ही आके गिरें तो। फिर है आपका डी बाह्य वायुमंडल। तो यह आयन मंडल इस परत का एक भाग है।
तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स अबाउट मेडिकल टूरिस्ट इन इंडिया। तो भारत में जो चिकित्सा पर्यटक के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो ये, दे आर फॉरेनर्स हु कम टू इंडिया स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल्स दैट प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own countries। तो पहला जो कथन है कि वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें इलाज अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। और दूसरा है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई नहीं जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन है विदेशी पर्यटक, ये आपका सही है। तो ए सही है और बी गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि रमाबाई who campaigned the cause of women's education never went to school, yet she was given the title पंडिता because। तो रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये पंडिता की उपाधि उन्हें इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें थर्ड ऑप्शन है, शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन ड्यूरिंग हर टाइम पर नॉट अलाउड टू एक्वायर सच नॉलेज। तो इसका थर्ड ऑप्शन है कि वे संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें पंडिताबाई की उपाधि मिली। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन 1856 हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ किंग। तो 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिर मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम, उन्होंने ही कहा था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद उनका कोई वंशज नहीं बन पाएगा बादशाह। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट गांधी जीज व्यूज ऑन कॉलोनियल एजुकेशन। तो औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ हमें गलत को देखना है। तो इसमें गलत जो है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन कि इंग्लिश एजुकेशन फोकस ऑन ओरल नॉलेज रेदर देन रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, ऐसा नहीं था। पढ़ने और लिखने पर भी ध्यान दिया था इंग्लिश लैंग्वेज ने, सिर्फ ओरल ज्ञान पर क्यों देगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट द चेंजेस ब्रोट अबाउट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव policies of the British government immediately after the revolt of 1857। तो 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में तो निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी अधिकार ब्रिटिश राज्य के हाथों में सौंप दिए। दूसरा है
यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया जाए तथा यूरोप सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है कि ये तो सही है लेकिन बी गलत है, ये सही है, बी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वेटेरन नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत में जो नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सभी जानते हैं जब नमक आंदोलन की बात आती है तो महात्मा गांधी की छवि सामने आ जाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, एक मिनट 72 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता। तो राष्ट्रवादी नेता इसमें यहाँ आंसर सीट में आपके सी राजगोपालाचारी को दिया गया है, तो यही आप लगाइए। किस पर्पज़ से, थोड़ा और डिटेल में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? तो ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, उसमें उन्होंने उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों की उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, उनकी जो किताब है उसमें इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया। तो भारत में जो उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने कथन है ए कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, और बी है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का 1। 75 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉन एज कैलिको वर टेकन बैक बाय द पोर्तुगीज टू यूरोप फ्रॉम इंडिया। तो निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो ये आपका हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल, यानी सूती कपड़े। सूती कपड़ों को कैलिको भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ टीचर फील्स दैट देयर इज कंसिडरेबल कंटेंट लोड्स एट द अपर प्राइमरी लेवल सजेस्ट द बेस्ट रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉरी, मैंने कुछ मिस कर दिया। अप्रोच फ्रॉम दिस फॉलोइंग ऑप्शन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत अधिक है, तो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपाय का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 76 का 4। ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। नहीं, ये नहीं था, ये है इसका सेकंड ऑप्शन। आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट एरिया फ्रॉम ईच के चैप्टर एंड गिव ए नोट्स। तो प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखें। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 है, डीप वोर्स आर मेड, यानी अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है बताइए? तो इस प्रकार के खनन को कहा जाता है एक्चुअली ड्रिलिंग।
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है इसको, कूप की खनन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लद्दाख में जो पाए जाने वाला यूरेनियम है वो एक किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो आपका उदाहरण है संभावित संसाधन का, यानी पोटेंशियल रिसोर्स का। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो गर्म जल के झरने से डैश से प्राप्त ऊर्जा परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये क्या बनते हैं? तो ये आपके बनते हैं जियोथर्मल एनर्जी, यानी भूतापीय ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। यानी संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन। दिस इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज एस्टेट। यानी यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैड ऑलवेज अ यूनिक एडवांटेज एज अ सिटी विथ हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। तो मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने की विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, सॉरी ये क्या हुआ, 82 पर थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट रेफर्स टू। तो राज्य की जो विधायिका है अंग से अभिप्राय है। तो राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है आपका 82 का थर्ड ऑप्शन, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेड्रेसल ऑफ अ केस अंडर क्रिमिनल लॉ इज करेक्ट। तो फौजदारी कानून के अंतर्गत मामलों के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फौजदारी कानून के अंतर्गत जो आपका है ना, फर्स्ट, एफआईआर इज लॉज विद द पुलिस एंड देन अ पिटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। तो सबसे पहले पुलिस के पास, फौजदारी कानून में सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम इज करेक्ट। तो अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी ठहराने का संकेत दे रहे हैं तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में 2 कथनों पर विचार कीजिए।
तो मौलिक अधिकार आपका पहला है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, तो ये तो आपका सही है। दूसरा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो यहाँ आपके दोनों ही ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ कुछ लिख के दिया है, पढ़िए कि नीचे दिए गए अवतरणों को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बाकी जो प्रश्न बचे हैं उन्हें आप इसके आधार पर करेंगे। तो पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय के भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। तो वह प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। तो इससे कथन से प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है इसके अंतर्गत। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग वायलेटेड। तो इसके अंतर्गत आपका जो हो रहा है वो हो रहा है आपके अनुच्छेद 15 का उल्लंघन, यानी आर्टिकल 15 बीइंग वायलेटेड। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच प्रोविजन ऑफ द डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 इज द स्कूल नॉट फॉलोइंग। तो निम्न विकलांगता अधिनियम जो 1995 में किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है इस कथन के अनुसार। तो इस कथन के अनुसार जो विद्यालय है वो आपका रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच का पालन नहीं कर रहा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत छोटा हो रहा है। इंग्लिश के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चलो कोई नहीं, अभी तो नहीं कर लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विथ स्टूडेंट्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग एम्पैथी टुवार्ड्स रंजन। तो रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ होगा आपका होल्ड अ रोल प्ले वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बीइंग कैरिड इन अ व्हील चेयर। तो एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सकें, यानी उस विद्यार्थी को इंतज़ार न करना पड़े, जो विद्यार्थी क्लास में है वहीं उसको ले जाएं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाइल सेलेक्टिंग अ हिस्टोरिकल नरेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव शुड बी कंसीडर्ड। तो किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यपरक निर्णय, यानी ऑप्शन नंबर 1, इम्पार्टिंग वैल्यू जजमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड में चीन के तांग राजवंश की सूचना दी गई है। तो कक्षा 7 और 7 जो हमारे अतीत है सेकंड, प्रश्न संख्या 28 पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो यहाँ हमारा जो शैक्षिक विचार होगा वो होगा आपका विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, यानी टू कंपेयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अब हमारा यहाँ सोशल साइंस ख़त्म हो गया है, तो अब इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज 1 जिन्होंने इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश, और हिंदी मैं यहाँ लैंग्वेज 1 में जिन्होंने हिंदी लिया है उसको कराऊंगी, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज 1 के रूप में जिन्होंने हिंदी को चुना है उनके लिए है ये पेपर। वैसे तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी की भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चुना है उनको एक कहानी जैसे पैसेज और एक पोएम आएगी। यही सेम इंग्लिश में होता है, एक पैसेज एक पोइट्री। अनसीन पैसेज 2 आती हैं, उनमें लिटरेचर बारे में एक पोएम रहती है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन, यहाँ लैंग्वेज 1 एक ही रह गई ना, हिंदी ही रह गई। तो आपका 91 है क्वेश्चन कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, ये क्या है? तो ये है आपकी एक पढ़ने की महत्वपूर्ण कुशलता है कि बस ऐसे नज़र मारी और उसका विषय वस्तु क्या है उसको पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर 92 है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे बोलना सीखते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना। आप जितना ज़्यादा अवसर दोगे उनको सुनने और बोलने के, वो उतना ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भोजपुरी भाषी मोना शा को सा और रा को र बोलती है, तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? तो ये है आपका मातृभाषा का व्याघात। मदर टंग का इफेक्ट तो रहता ही है, साउथ आप समझ ही जाते हैं, इंग्लिश भी लोग बोलते हैं तो आप उनके एक्सेंट से पता कर सकते हैं कि वो किस स्टेट से हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, वो क्यों प्रोवाइड करती है? इसलिए करती है कि बच्चे अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। तो इसका आपका जो 3rd ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संदर्भ में व्याकरण समझना, यानी 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, आपने विद्यार्थियों को प्रश्न दिया कि घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं ना उन्हें लिखें। तो आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, फिर आप क्या करेंगी? तो इसके लिए आप करेंगी प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर देंगी। दृष्टि विकलांग है तो उसको देखी हुई चीज़ों पर प्रश्न ना करके क्या क्या फील किया, ऐसा कर आप उसको प्रश्न को परिवर्तित कर सकते हैं उसकी अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो सर्वाधिक उपयोगी है वो है आपको पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे से आप बोलेंगे कि ये कहानी यहाँ तक कितनी है, इसको और आगे बढ़ा के लिखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखते हैं उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाती है। तो उपयुक्त कथन का निहितार्थ जो है वो क्या है? तो यहाँ है कि बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए, यही इसका निहितार्थ है। क्वेश्चन नंबर
99 है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ भाषा अर्जन की बात हो रही है, तो भाषा अर्जन के बारे में जो आपका कथन सही है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी यह सहज होता है। अब है क्वेश्चन 100 कि निम्नलिखित में से आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। कब हो रहा है पठन? तो पठन तब हो रहा है जब अनुमान के साथ भाव भी ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है आपका अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। ठीक है। क्वेश्चन है 102 कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का जो परिचायक है वो है आपका मौलिक विचार। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 शुरू करते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये क्या है? तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुचिंतित प्रयोग करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए उनके सिलेबस में डाले गए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। प्रश्न 104 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चे की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुक्त अंत वाले प्रश्न। इसमें क्या है, बच्चा कितना भी बोल सकता है अपनी मर्जी से, अपने विचार प्रकट करने का उसे मौका मिलेगा। 105 है कि तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। तो ऐसा करने में उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ऐसा करने में उसका जो उद्देश्य है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, हिंदी की बारीकियाँ समझाना। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये पैसेज पढ़िए। ये पैसेज वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने पढ़ ली है पहले, इसलिए सीधा सीधा आंसर करूँगी। यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी से है तो तिरुवल्ला का समय होगा। तिरुवल्ला का समय, इन दोनों के समय में एक्चुअली 2000 वर्ष का अंतर था। तो इनका 15वीं शताब्दी है, 15वीं शताब्दी ईस्वी है, तो लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी 15 तो यही हो गए, 500 पीछे और चलो जाओ तो हो जाएंगे 2000 आपके। ठीक है। फिर है आपका 107 प्रश्न कि तिरुवल्लर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है। तो तिरुवल्लर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो उनके अनुसार श्रेष्ठ धर्म है मन से पवित्र होना। ठीक है। मन से जो पवित्र है वही उसका सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अब है 108 प्रश्न कि तमिल किस प्रदेश की भाषा है? तो यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि तमिल तमिलनाडु की है। ठीक है। फिर 109 है जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध आपका फोर्थ ऑप्शन कि एल्लाल का तिरुवल्लर से था। वो राजा थे और वो उनके सहायक थे। कहाँ पहुँच गए? ये क्या हो गया? हम पैसेज पे चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 109 पर थे। ये पैसेज थी, हमने पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 109 था आपका,
हो गया था। फिर है 110 कि तिरुवल्लर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं, तो इन दोनों में क्या समानता थी? तो वो थी, पहली तो ये थी कि जन्म के बाद दोनों के माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। दूसरा था कि एक से छंद में कविता करना। तीसरा था जुलाहे का व्यवसाय। इन दोनों में ये सिमिलरिटी थी, लेकिन ये नारी जाति से घृणा नहीं करते थे, ऐसा ये सिमिलरिटी नहीं थी। तो 102 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क, ख और ग। फिर है 111 प्रश्न कि नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लर ने कैसे बदले? तो नारी जाति से घृणा करता था एक सन्यासी, इस पोएम में आप पढ़ेंगे पैसेज में। तो उन्होंने उसे अपने घर बुलाया, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर उसको नारी जाति से घृणा करने से जो उसके विचार थे वो बदल दिए कि गृहस्थी में अपनी गृहस्थी दिखाई कि साथ में हम कैसे रहते हैं पति पत्नी, तो घृणा करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर एक प्रश्न 112 था कि ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। तो यहाँ ईश्वर भक्ति का आप विग्रह करेंगे ईश्वर भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति। इसमें होगा कि आ गया तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या है, आपके कारक चिन्ह लगते हैं सारे, तो यहाँ की लगा है ईश्वर की भक्ति, यहाँ विग्रह होगा इसका ईश्वर की भक्ति और समास होगा तत्पुरुष। प्रश्न 113 है कि किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? तो किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती है झूठ को त्याग देने पर। यदि आप हमेशा सच बोलते हैं तो आपको किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, यानी आपने झूठ को त्याग दिया है। फिर है आपका 114 प्रश्न स्नेह और जतन क्रमशः। तो स्नेह और जतन दोनों में स्नेह है आपका तत्सम और जतन है तद्भव, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 115 है, यहाँ फिर से पैसेज है क्योंकि लैंग्वेज 1 है हिंदी, इसलिए इस पैसेज को कविता के रूप में दिया है, कविता है। तो यहाँ फिर है कि माँ संबोधन किसके लिए है? तो यहाँ माँ संबोधन जो है वो 115 में मातृभूमि के लिए है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 116 है, कवि निवेदन कर रहा है कि, कवि क्या निवेदन कर रहा है? कवि निवेदन कर रहा है कि उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। ऊपर पोएम पढ़ेंगे कविता तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। फिर है 117 कि नीड़ का कड़कड़ समर्पित। कथन में नीड़ का आशय है, तो नीड़ का क्या आशय है? तो यहाँ नीड़ से आशय है घर परिवार से, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर 118 है क्वेश्चन, प्रश्न 118 है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो कथन में कुछ और से तात्पर्य है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो कैसा हो, जो बलिदान से भी बढ़कर हो। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 है प्रश्न, अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है अति निर्धन। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 120 है, बलिदान शब्द से बना विशेषण है। तो बलिदान शब्द से क्या विशेषण बना है? बलिदान विशेषता बलिदानी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी लैंग्वेज 2, जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना है तो उन्होंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चुना ही होगा, सिंपल सी बात है। तो वहाँ जिन्होंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चुना है उनके लिए ये है। फिर वही बात, प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, सेम ही रहता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो बच्चों को जब इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में परिचित कराई जाती है तो थर्ड ऑप्शन है दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली। उन्हें लैंग्वेज
उन्हें मुंह से बोलना आना चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 122 है, एक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग। तो 122 का है आपका सेकेंड ऑप्शन, ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 123 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस मेथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो कम्युनिकेटिव इसमें क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच। फिर है आपका क्वेश्चन 124 कि ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग विदाउट बीइंग कॉन्स्ट्रेंड बाई प्रेजेंट क्वेश्चन और टास्क। तो इसका 124 का आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर हेल्पिंग नॉन नेटिव स्पीकर टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन कि ensuring that the words spoken are intelligible to others, यानी इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझने योग्य। इंश्योर करना होगा कि जो बोल रहा है वो दूसरों के द्वारा समझे जा सकें, ऐसे वर्ड बोले जाने चाहिए। किसके द्वारा, जो नेटिव स्पीकर हैं। नेटिव स्पीकर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जिनकी मातृभाषा को नेटिव स्पीकर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाय। तो ये आपका दिया था नॉम चॉम्स्की ने। उनके अनुसार था कि बच्चे अपने ग्रामर रूल्स खुद से ही जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की, एलएडी भी, जब जहाँ एलएडी शब्द आए वहाँ भी आपको नॉम चॉम्स्की याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 127 है, टेल क्वेश्चन आल्सो रेफर्स टू। तो यहाँ टेल का मतलब होता है पूछ, और आपने पढ़ा होगा 9th 10th में भी कि क्वेश्चन टैग होती थी, उनको पूछ कहा जाता था, प्रश्न पुछल्ला। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th while teaching the poem द सॉलिटरी Reaper by William Wordsworth asks children to find how the last word of each line sound. What is she trying to draw the attention of learner to? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइम सीम। राइमिंग वर्ड होते हैं ना, लास्ट में जो वर्ड होते हैं उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं ना। अब है क्वेश्चन नंबर 129, to help the student overcome the problems of spelling mistakes the teacher will use dash as a teaching strategy। तो बच्चे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं उनको सुधारने के लिए टीचर को कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करते हैं टीचर। तो वो करते हैं डिक्टेशन, वो बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। बच्चों को जब देखने के लिए नहीं मिलेगा, बोल बोल के लिखेंगे, तो इससे उनकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी, स्पेलिंग्स मिस्टेक करना वो बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवली रिलाइज ऑन। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इंग्लिश टीचिंग में, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे रिलाय करता है। तो वो आपका करता है फॉर्म फोकस्ड टीचिंग पर, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग पर। क्वेश्चन नंबर 131 है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कब होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें वो रेफ़र करती है। तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी करेगी, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, यानी ए, बी और डी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 है, written description of a child's progress that a teacher keeps on a day to day basis is। तो
लिखित रूप में जो टीचर रखता है प्रतिदिन की प्रोग्रेस बच्चे की, वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 है, अ टीचर ऑफ क्लास 6 इन अ राइटिंग असेसमेंट टास्क आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट ऑन इफ आई वर फेमस फॉर समथिंग डैश दिस इज असेसमेंट ऑफ एन आंसर। तो ये आपका होगा एक्स्ट्रा पोलेटिव के लिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 है, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड। तो एक अच्छी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? यहाँ कंटेंट लर्नर्स सेंटर मटेरियल होनी चाहिए, कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, ये भी होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, ये भी होना चाहिए, और हैव मोस्ट सिंथेटिकल आइटम इन इट्स कंटेंट। तो यहाँ ये कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ ABC, तो ABC आपके सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है, काव्या नोट्स डाउन द एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स ऑफ द क्लास एंड डिस्कस देम वंस इन अ फोर्टनाइट, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज। तो ये प्रैक्टिस आपकी कहलाएगी प्रोवाइडिंग फीडबैक, वो फीडबैक दे रही है। क्वेश्चन नंबर 136 है, पैसेज है, पहले पैसेज पढ़ेंगे। मैं यहाँ ऐसे कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके। फिर इस पैसेज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है कि पार्टिसिपेशन इन द सॉल्ट सत्याग्रह एवोक्ड इन द ऑथर एज फीलिंग ऑफ। तो सत्याग्रह के बारे में पोएम थी, वो था, पैराग्राफ था आपका, तो उसमें जो ऑथर है वो क्या फील कर रहा है? तो ऑथर एक्साइटमेंट, काफ़ी एक्साइटेड है, तो एक्साइटमेंट फील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 है, द ऑथर टुक अ प्लेस टू। तो ऑथर किस चीज़ की प्लेस ले रहा है? तो वो लेता है बी पार्ट ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी एक इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट होना चाहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है, द वार्म वेलकम गिवन टू द सत्याग्रहीज शोड। तो सत्याग्रहियों का जो वार्म वेलकम था वो किस चीज़ का को दिखाता है? तो वो दिखाता है द फुल सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, यानी सभी लोग चाहते थे कि ये जो नमक कानून है वो तोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 139 है, अ सी ऑफ ह्यूमन फेसेस दैट स्वाइड एंड डांस्ड मीन्स। तो इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ एंथोसियास्टिक पीपल। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, वुमेन लाइटेड देयर लिटिल फायर ऑन द सी शोर टू। तो महिलाएं जो अपना छोटा सा आग जलाती हैं समुद्र के किनारे, वो क्यों जलाती हैं? तो वो जलाती हैं बॉयल सी वाटर टू मेक सॉल्ट, यानी समुद्र का पानी गर्म करके उससे नमक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 141 है, द वर्ड विच नियरली मीन्स इन द सेम एज स्टपेंडियस इज। तो स्टपेंडियस का मतलब होता है आपका आश्चर्यचकित, और यहाँ सेम मीनिंग पूछा है नियरली, तो आश्चर्यचकित तो वंडरफुल मीन्स होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्राउड। तो प्राउड का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका हम्बल, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ आई कुड हार्डली सप्रेस माई
एक्साइटमेंट। तो सप्रेस, एक्साइटमेंट सप्रेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, हार्डली। तो ये सप्रेस करना आपका वर्ब है ना। तो वर्ब की जो विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पैसेज है, ये पैसेज देख लीजिए फिर से। पैसेज के बाद फिर हम इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है कि गार्बेज रिसाइकिलिंग। तो गार्बेज रिसाइकिलिंग क्या है इस पैसेज के अनुसार? तो वो है यूज़ मोर एनर्जी देन इट सेवेज। तो फर्स्ट ऑप्शन पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ये करेक्ट आंसर है। पैसेज एक्चुअली ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी रिपीटेड पैसेज तो आते नहीं, पैसेज तो नए ही आते हैं। आपको उसके लिए तो जितना ज़्यादा हो सके आप रीडिंग कीजिए, क्योंकि इतना तो है बुक्स से ही आते हैं, बच्चों की बुक से ही आते हैं। तो आप 8th क्लास की सारी बुक्स पढ़ डाल लीजिए इंग्लिश मीडियम की, तो कहीं से भी दे सकते हैं। ऐसा कोई उनका वो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से ही दें, वो किसी भी सब्जेक्ट से उठा के दे सकते हैं पैसेज। क्वेश्चन नंबर 145 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको कंसीडर करने हैं कि कौन सा सही है। पहला है कि लैंड फिलिंग डज नॉट अलाउ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। दूसरा है कंपोस्टिंग इज़ बेटर देन लैंड फिलिंग। तो आपका 45 का जो करेक्ट आंसर है बी तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तो ओनली बी इज़ द ट्रू। क्वेश्चन नंबर 146 है, इट इज़ सेफ टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज थ्रू। तो गार्बेज को किसके द्वारा डिस्पोज करना सेफ रहता है? तो वो रहता है आपका रिसाइकिलिंग एंड कंपोस्टिंग। या तो चीज़ों को रिसाइकिल कर लो या फिर उसका कंपोस्ट बना लो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट है, वी डू नॉट यूज़ एनी एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। और दूसरा है, बर्निंग कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपका 47 का जो दोनों चीज़ें हैं ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो ए और बी, बोथ आर, ए और बी दोनों ही आपके ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है कि कॉम्पैक्टिंग ऑफ गार्बेज इज डन टू। तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, सेव स्पेस। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 149, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट। द वर्ड टर्निंग इज एन। तो यहाँ जो टर्निंग है वो क्या वर्ड है? तो आपका ये टर्निंग है वो है नाउन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू मेन वे टू बर्न वेस्ट। इसमें फिर से अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है? तो यहाँ जो वेस्ट है वो है आपका नाउन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा पेपर ख़त्म हो गया 16 सितंबर का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट सितंबर का एक और बाकी है, उसको भी लेके आऊँगी। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं पेपर अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।